गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं। भारत में मौलिक अधिकार। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मौलिक अधिकारों के बारे में भाग 3 में बताया गया है आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। हालांकि बिल्कुल अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो आर्टिकल 14 से 32 तक बताया गया है। कुछ आर्टिकल और हैं, जैसे आर्टिकल 33, 34, 35 एंड आर्टिकल 12, 13। तो ये वो आर्टिकल हैं डियर जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि आर्टिकल 12 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 12 में एक बार देख लेते हैं क्या बताया गया है। आर्टिकल 12 के बारे में आर्टिकल 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा। आप जब भी पॉलिटी पढ़ेंगे तो आमतौर पे आपको ये देखना पड़ेगा, राज्य सरकार को ये नहीं करना चाहिए, राज्य का ये दायित्व है, राज्य का ये जिम्मेवारी है। इस टाइप के वर्ड आपको अक्सर सुनने को मिलते होंगे। तो आर्टिकल 12 में क्या है, डेफिनेशन बता रखी। किसकी डेफिनेशन बता रखी है? राज्य की। राज्य होता क्या है, राज्य में किसको शामिल किया जाता है, तो ये नोट करना पॉइंट को। केंद्र की संसद और सरकार। तो संसद आ गई इसमें। केंद्र की संसद का मतलब क्या आ गया, यानी लोकसभा भी आ गई, राज्यसभा भी आ गई, ठीक है ना, राष्ट्रपति भी आ गया। तो केंद्र की इसमें सब संसद में ये चीज़ें आ गई और सरकार भी आ गई। सरकार का मतलब क्या है, जो केंद्र सरकार है वो भी शामिल कर ली गई। यानी राज्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाएगा, संसद के दोनों सदन भी शामिल किए जाएंगे और सरकार को भी शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार की बात हो रही है यहाँ पे। और प्रांतों का, राज्यों का जो विधानमंडल है, जो सरकार है, जो राज्यों की सरकार है, उसको भी शामिल करेंगे। और राज्य में जो विधानमंडल या विधानसभा या विधान परिषद जो भी है, उन सबको भी शामिल किया जाएगा। और राज्य के अंतर्गत स्थानीय निकायों को भी शामिल किया जाएगा, जैसे पंचायत हो गई, जिला परिषद वगैरह हो गई शहरों में। तो इस टाइप से सारी चीज़ों को, नगर निगम वगैरह, सारी जो स्थानीय निकाय हैं जितने भी, उन सबको शामिल किया जाएगा। और एक चीज़ और है जिसको भी शामिल किया जाता है इसमें, वो क्या रहेगा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत पॉइंट। कोई भी व्यक्ति या संस्था जो किसी भी स्तर पर सरकार की शक्ति का प्रयोग करता है, जैसे मान लो कि कोई आदमी चाहे यानी इनडायरेक्ट वे में मतलब ये हो गया कि कोई आदमी कोई भी नौकरी कर रहा है सरकारी, जैसे कोई आदमी है, चाहे वो चपरासी की पोस्ट पे क्यों ना हो, चाहे वो आईएएस ही क्यों ना हो, अरे कहीं ना कहीं उसके पास जो पावर है, सरकार की शक्तियों का ही तो प्रयोग कर रहा है वो। तो जो सरकार द्वारा मिली हुई शक्तियों का जो प्रयोग कर रहा है, चाहे वो कोई संस्था हो, किसी संस्था को सरकार ने कुछ पावर दे रखी हो, तो जो भी इस प्रकार की कोई संस्था है या व्यक्ति है, इन सभी चीज़ों को अगर मिला दें तो यही बनता है आपका राज्य। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आर्टिकल 12 में राज्य की डेफिनेशन आपको दे रखी है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल, मैंने आपको बताया भाग 3 में बता रखा मौलिक अधिकारों के बारे में, और आर्टिकल 12 से 35 के बारे में बता रखा है। अब ये देखते कौन कौन से। समानता का अधिकार बता रखा है। समानता का अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमारे साथ समान व्यवहार किया जाए। आर्टिकल 14 से 18 तक इसके बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक बताया गया है कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक ये बताया गया है कि हमारे संविधान में एक आदमी के पास क्या क्या स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये भी बताया गया है कि शोषण नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है, ये भी हमारा शोषण के विरुद्ध भी हमारा अधिकार है। ये नहीं कि सरकार या कोई व्यक्ति हमारा शोषण कर सके, नहीं भाई, ये नहीं होगा, क्योंकि हमारा अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें मिला हुआ है, यानी हमारे पास ये स्वतंत्रता है कि हम जो धर्म चाहे वो स्वीकार कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। शिक्षा और संस्कृति का भी हमें अधिकार है। आर्टिकल 29 और 30 में बता रखा है, यानी हम किसी भी कोई भी, जैसे हम शिक्षा लेने का भी हमें अधिकार है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी हमें अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको जरूर याद रखना।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अर्थ होता है कि जब आपके बाकी के जितने भी मैंने अधिकार बताए हैं, जब उन अधिकारों को आपसे कोई छीनेगा तो उन चीज़ों के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अर्थ ये हो गया, जब आपसे कोई ये वाले अधिकार आपसे छीनेगा तो तब आप अपने इस बात को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए। अब हम आपको जो आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं आज, सबसे पहले वो है समानता का अधिकार। हालांकि समानता के अधिकार में कौन कौन से आर्टिकलों को शामिल किया गया है? समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से 18 तक को शामिल किया गया है। यानी आर्टिकल 14 भी हमें पढ़ना है, आर्टिकल 15 भी पढ़ना है, आर्टिकल 16, 17, 18, यानी हमें ये सभी आर्टिकलों के बारे में पढ़ना है। 14, 15, 16, 17, 18। तो यानी हमारे पास ये 5 आर्टिकल है। 5 आर्टिकल में हम समानता के बारे में पढ़ेंगे। आज केवल हम आपको आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ाएंगे। आर्टिकल 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? पहला पॉइंट तो ये है डियर स्टूडेंट, ये कोई बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है, बहुत छोटा आर्टिकल है। ठीक है, अब इस आर्टिकल में कहा क्या गया है ये समझ लीजिएगा। ये बात तो तय है, समानता के बारे में बताया गया, पर क्या बताया गया आर्टिकल 14 में? भारत में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। एक लाइन लिखी गई है, क्या लिखा गया है? भारत का जो प्रत्येक आदमी है, चाहे वो कोई भी आदमी है, भारत का आदमी है वो, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो किसी भी जाति का वो आदमी है, भारत का व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता होगी, कानून के सामने वो समान होगा। जैसे मान लो कोई अपराध, मान लो अंबानी कर दे या मान लो मैं कर दूं या कोई भी गरीब आदमी उस अपराध को कर दे, तो दोनों आदमी कानून के सामने बराबर हैं और विधियों का समान संरक्षण भी प्राप्त होगा दोनों को, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति से हो। इसको थोड़ा आप डिटेल से देखते हैं आगे। तो यहां पर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स को आगे। पहले मैं आपको समझाता हूं कि विधि के समक्ष समानता क्या होता है। पहली बात तो यह है, यहां पर बताया गया है, यह एक निषेधात्मक अवधारणा है। समझ में आया? इसको मैं समझाऊंगा। निषेधात्मक अवधारणा का मतलब क्या है? इसका अर्थ है विशेषाधिकारों का न होना। विशेषाधिकारों का न होना, ऐसी विशेषाधिकार क्या होता है? ऐसी सुविधाएं जो कुछ व्यक्तियों को अन्यों से श्रेष्ठ बनाती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। पुराने जमाने में क्या होता था? पंडितों को ज्यादा, ब्राह्मणों को ज्यादा अधिकार दिए गए थे बाकी किसी जाति की तुलना में। जैसे मान लो कोई आदमी शूद्र जाति से बिलोंग करता है, तो उस समय में शूद्र जाति के व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया तो उसको ज्यादा सजा मिलेगी, और ब्राह्मण व्यक्ति ने अगर गलती की, गुनाह किया, तो उसको सजा नाम मात्र की मिलेगी। तो पुराने टाइम में ऐसा क्यों होता था? क्योंकि पुराने टाइम में ब्राह्मणों को विशेषाधिकार मिले हुए थे। यानी कुछ ये माना जाता था, कुछ ब्राह्मण अन्य जातियों से श्रेष्ठ हैं, यानी ब्राह्मण अन्य जातियों से अच्छे हैं, इसलिए उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाती थी। इनको हम विशेषाधिकार कहते हैं। तो अब यहां पर बताया गया है विधि के समक्ष समानता। तो भाई विधि मतलब कानून, कानून के सामने सब समान होंगे, चाहे वो अंबानी हो, चाहे मैं कुलदीप ढूल हूं। उदाहरण के तौर पे मैं अपने आप को ही ले रहा हूं। मान लो एक तरफ कुलदीप ढूल है और एक तरफ अंबानी है, तो कानून के सामने सब बराबर है। ऐसा नहीं होगा कि मान लो कि मेरा और अंबानी का झगड़ा हो जाए और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है या हमारी जो न्यायपालिका है वो अंबानी को सपोर्ट करने लग जाए। फिर मैं पूछूं कि भाई अंबानी को ज़्यादा सपोर्ट क्यों किया जा रहा है, तो वो कहे कि नहीं भाई अंबानी को कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं क्योंकि वो भारत का वीआईपी पर्सन है। नहीं भाई, मैं कहूँगा कि विधि के समक्ष सब समान हैं, विधि के सामने सब बराबर हैं।
तो ये उसको विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर विधि के समक्ष समानता का अर्थ यही है कि किसी भी आदमी को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। यानी इसका अर्थ है, विधि के समक्ष समानता का अर्थ है विशेषाधिकारों का न होना। किसी के पास भी विशेषाधिकार नहीं होंगे, सब कानून की नज़र में समान होंगे। विधि का शासन का एक सिद्धांत है। विधि के शासन का सिद्धांत एक जो प्रोफेसर हैं वो, डियर स्टूडेंट देखिए आगे, एक प्रोफेसर है जिसका नाम यहां पर लिखा डाइसी। विधि का शासन का जो सिद्धांत है वो डाइसी ने दिया था। डाइसी ब्रिटेन के रहने वाले हैं। तो डाइसी का ये कहना था कि कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए, किसी भी आदमी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ब्रिटिश राज व्यवस्था परंपरा की ये देन है। यानी विधि के समक्ष समानता, ये अधिकार, ये समानता का अधिकार हमको संविधान में मिला हुआ है, बट विधि के समक्ष समानता का ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ब्रिटिश राज व्यवस्था परंपरा की ये देन है, हमने वहीं से इसको लिया है। यहाँ पर एक उदाहरण देकर इसको समझा रखा है। प्राचीन भारत में वर्ण के आधार पे, पहले वर्ण मतलब अलग अलग जातियों के आधार पे लोगों को विशेषाधिकार मिले हुए थे। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है, इसको भी देखिएगा एक बार। विभेद का मतलब भेदभाव। जैसे सबल के पक्ष में और निर्बल के पक्ष में कुछ को अन्य के समान बनाना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे एक गरीब आदमी है, बिल्कुल गरीब आदमी है, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी है और एक अंबानी है, ठीक है। और हुआ क्या, सरकार ने अंबानी को अपने पैसों से एक वकील करके अंबानी को दे दिया कि लो भाई, एक वकील हम आपकी तरफ से कर रहे हैं, एक वकील, वो आपका केस लड़ेगा। मान लो बिल्कुल गरीब रिक्शा वाले और अंबानी में झगड़ा हो गया है और वो केस चला गया कोर्ट में, और भारत सरकार ने कह दिया कि भाई अंबानी के लिए हम एक एक्स्ट्रा वकील करके दे रहे हैं। फिर पूछा गया भाई अंबानी को क्यों दे रहे हो एक्स्ट्रा वकील करके? तो हमें कहा गया कि भैया ये एक वीआईपी आदमी है भारत का, इसको विशेषाधिकार मिले हुए। तो सबल पक्ष कौन सा था, मजबूत पक्ष कौन सा था? अंबानी मजबूत पक्ष को बिलोंग करता है और रिक्शा वाला गरीब पक्ष से बिलोंग करता है, निर्बल पक्ष है। तो सबल पक्ष के पहले से ही अंबानी मजबूत है और उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे दिए। यानी मजबूत आदमी को एक्स्ट्रा बेनिफिट जब दिए जाते हैं तो उसको विशेषाधिकार कहेंगे। पर अगर मान लो गरीब आदमी है, भारत सरकार को लगा कि भाई अंबानी तो इतना अमीर है, ये तो खुद ही महंगे से महंगा वकील कर लेगा, पर ये बेचारा गरीब रिक्शा वाला, ये बेचारा अपना वकील भी नहीं कर पाएगा। तो सरकार ने सोचा कि यार इस गरीब आदमी को एक वकील हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करवा देते हैं। अंबानी को सरकार ने अलग से वकील प्रोवाइड मान लो नहीं करवाया इस बार, और रिक्शा वाले को अलग से वकील प्रोवाइड करवा दिया। उदाहरण मैं दे रहा हूं। तो ऐसे में अगर आप कहेंगे, ऐसे में तो अंबानी भी कह सकता है सरकार से कि भाई एक बात बताइए, न्यायपालिका से अंबानी कह सकता है कि यार तुमने रिक्शा वाले को तो एक्स्ट्रा वकील दे दिया, मेरे को एक्स्ट्रा वकील नहीं दिया, ये तो विभेद हो गया भाई, ये तो भेदभाव हो गया, तुमने रिक्शा वाला को विशेषाधिकार दे दिया। तब न्यायपालिका कहेगी नहीं, निर्बल पक्ष, कमजोर आदमी को एक्स्ट्रा कुछ अधिकार अगर दे दिए जाए तो उसको विशेषाधिकार नहीं कहा जाता, वो विशेषाधिकार नहीं है, वो दिया जा सकता है। यहां पर इस पॉइंट में आपको जो बताया गया है, इस वाले पॉइंट में आपको जो बताया गया है, यहां पर बस यही बताया गया है कि विशेषाधिकार किसी आदमी को नहीं दिया जाएगा। विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 14 में बताया गया है कि कानून के सामने सब बराबर है। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है?
ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। फिर यहाँ पर एक पॉइंट ये भी याद रखना, यहाँ पर लिखा गया है निषेधात्मक अवधारणा। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लो कोई खाने की चीज़ आपके पास रखी है, कोई भी चीज़ रखी है खाने की, आप उसको खाना चाहते हो और मैं आपको एक लाइन बोलूँ, यह बैड नहीं गुड है, इसको खा लो, यह बुरा नहीं यह अच्छा है, इसको खा लो। या फिर मैं बोलूं यह बुरा नहीं है इसको खा लो, यानी मैं बोलने को तो ये भी तो बोल सकता था यह अच्छा है इसको खा लो, नहीं, पर मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला ये बुरा नहीं है अच्छा है इसको खा लो। तो जब मैं बोलता हूँ ये बुरा नहीं है इसको खा लो, तो इसका मतलब भी अर्थ तो यही निकला कि ये अच्छा है, पर मेरे सेंटेंस बोलने का तरीका नेगेटिव है। तो नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस की हेल्प से मैंने पॉजिटिव बात बोली है। तो विधि के समक्ष समानता यह एक निषेधात्मक अवधारणा है, यानी ज्यादातर मामलों में ये कहा गया है कि जो सरकार है जो क्या करेंगे उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ, एक लाइन बोलता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। जैसे मान लो संविधान में लिखी हुई है कि कानून सरकार किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगी, नहीं के नहीं वर्ड का इस्तेमाल करके बात बोली गई है ना, तो इसलिए निषेधात्मक अवधारणा है, विधि के समक्ष समानता, ठीक है ना। तो ये क्या है, विधि के समक्ष समानता का कॉन्सेप्ट हमने पूरा पढ़ा है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब कौन सा कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखेंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा विधि के समक्ष समानता के अपवाद, इसी पॉइंट को, यानी इसमें कुछ अपवाद भी हैं। कैसे भाई अपवाद, जैसे अरे कई बार अपवाद नहीं होता, जैसे आज तब आप बोलते हैं सर यहाँ पर तो ये नियम लागू ही नहीं हो रहा। जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल, यहां से पढ़ना स्टार्ट करें, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान आपराधिक मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। जैसे मान लो, उदाहरण से आपको समझा रहा हूं, मान लो भारत के राष्ट्रपति है, ये सर उदाहरण से आपको समझाया जाता है बस ऐसे। मान लो भारत का राष्ट्रपति है या राज्यपाल लगा लो, मान लो जब जिस टाइम पर भारत का राष्ट्रपति है वो, जैसे मान लो अभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, और रामनाथ कोविंद अभी इसी टाइम पर अपने पद पर रहते रहते मान लो कोई अपराध कर दे, कर दिया अपराध, चाकू लेके किसी का मर्डर कर दिया, मान लो हत्या कर दी, तो याद रखना जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा, जब तक उसका कार्यकाल रहेगा, उसके ऊपर आपराधिक मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यानी जब तक वो अपने पद पर रहेगा राष्ट्रपति पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये वाला अधिकार राष्ट्रपति को अलग से दे रखा है। अब जैसे हम हैं, आप हैं, या कोई भी आदमी है, तो जैसे आपने कोई मान लो अपराध कर दिया, मान लो आप चलो कोई नौकरी ही करते हो, ठीक है ना, और आपने किसी आदमी को मार दिया, हत्या तो आपने भी की है, पर आप ये नहीं कह सकते जब तक मैं नौकरी करूंगा तब तक मेरे पे कोई आपराधिक मेरे पे मामला नहीं चलेगा कोर्ट में। नहीं नहीं, आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपको ये एक्स्ट्रा अधिकार, विशेषाधिकार दे ही नहीं रखा। ये अधिकार केवल किसको दे रखा है, केवल राष्ट्रपति को यह अधिकार दे रखा है। और राष्ट्रपति को भी केवल मामला जो दे रखा है, अगर राष्ट्रपति कोई अपराध करता है तो आपराधिक मामले में उसको छूट दे रखी है। छूट का भी और केवल कब तक, जब तक राष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा तब तक उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर सोचो कि मामला क्या होता, अगर दीवानी मामला होता, तो दीवानी का मतलब पैसे से संबंधित मामला होता, तो अब उदाहरण लेकर चलो, मान लो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बार मान लो किसी की हत्या नहीं की, उन्होंने मान लो चोरी कर ली, मान लो रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मान लो कि कुछ पैसे चुरा लिए 5-10 हजार रुपए, तो भाई ये मामला तो क्या है, कैसा मामला है, ये तो दीवानी मामला है, पैसे से संबंधित मामला है। तो पैसे से अगर संबंधित मामला होगा तो जब राष्ट्रपति का कार्यकाल चल रहा होगा उसी दौरान ही उस पर दीवानी मामला लागू किया जा सकता है और उसको सजा सुनाई जा सकती है। पर आपराधिक मामलों के मामले में तो कम से कम छूट मिली हुई है ना। अब ये वाली लाइन जरूर पढ़ें एक बार, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी मामले में भी एक छूट है।
राष्ट्रपति या राज्य के पाल के खिलाफ अगर आपको दीवानी मामला चलाना है कोर्ट में, तो 60 दिन पहले यानी 2 माह पहले उनको नोटिस देकर ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी मामलों में 60 दिन या 2 माह का नोटिस देकर ही, यानी अगर मान लो कोर्ट, भारत की जो न्यायपालिका है, अगर वो राष्ट्रपति को कार्रवाई करनी चाहती है, मान लो दीवानी मामलों में, पैसे से संबंधित मामलों में, मान लो राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के 10-15 हजार रुपये चोरी कर लिए और अब भारत की न्यायपालिका चाहती है कि राष्ट्रपति को सजा सुनाए, तो सजा तो सुनाओ भाई, ठीक है, उस पर केस तो चलाओ। पर हम न्यायपालिका को क्या करना होगा, उसको राष्ट्रपति या राज्यपाल को पहले ही बताना होगा कि हम आप पर दीवानी मामला चलाने को जा रहे हैं, और ये सूचना पहले ही राष्ट्रपति या राज्यपाल को देनी पड़ेगी। और कितने दिन पहले ये सूचना देनी पड़ेगी? 2 महीने पहले, ताकि भाई वो अपना वकील वगैरह कर ले, जो भी है अपनी, इसलिए उसको ये एक्स्ट्रा छूट दे रखी है। फिर आप बोलेंगे सर अब अच्छा एक आम आदमी है, जब एक आम आदमी पकड़ा जाता है, जैसे मान लो कोई आदमी है, जैसे आप या कोई भी आम आदमी है, उसने किसी के पैसे चोरी कर लिए, तो उसके ऊपर तो तुरंत दीवानी मामला चल पड़ेगा। उसको 2 महीने पहले नोटिस नहीं दिया जाएगा, उसको तो एकदम से जेल में डाल रहे हो। और आपराधिक मामला कर दिया तो तुरंत पकड़ के जेल में उस पर कार्रवाई स्टार्ट कर देते हो। तो यानी ये तो भाई एक गरीब आदमी पर तो तुरंत कार्रवाई शुरू कर रहे हो, राष्ट्रपति को एक्स्ट्रा छूट दे रहे हो, राज्यपाल को एक्स्ट्रा छूट दे रहे हो। तो ये तो एक प्रकार से विधि के समक्ष समानता, जो हम कह रहे थे कानून के सामने सब बराबर होते, उसका तो ये अपमान हो गया ना। नहीं भाई, फिर न्यायपालिका कहती है अपमान नहीं है, केवल ये एक्सेप्शनल केस है, केवल ये अपवाद है, उन लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा छूट दे रखी है। और भी अपवाद हैं विधि के समक्ष समानता के, कुछ और भी अपवाद है, जैसे यहां पर इस पेज में देखेंगे, सांसदों और विधायकों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसे मान लो सांसद है या एमएलए है, उसने लोकसभा या विधानसभा के अंदर मान लो कोई गाली गलौज कर दी, एमएलए ने, एमपी ने कोई ऐसे बोल दिया, कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि वो अपने सदन के अंदर उसको विशेषाधिकार मिले हुए हैं, वो ये बात बोल सकता है। कमाल की बात है भाई, ये भी विशेषाधिकार है। ये भी जो हम कहते हैं कानून के सामने सब बराबर हैं, ये भी उस बात को झुठला रहा है, झुठला नहीं रहा है। न्यायपालिका कहती है अपवाद है, और ये कुछ लोगों को छूट दे रखे हैं। विदेशी कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधियों को भी कुछ विशेषाधिकार है। ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हमारे जैसे विदेश, जैसे भारत में कुछ अलग अलग देशों के, जैसे आपने सुना होगा भारत के कुछ लोग विदेशों में काम करते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। ऐसे ही दूसरे देशों की भी फॉरेन सर्विस होते, उनके राजदूत भारत में आके नौकरी करेंगे। मान लो पाकिस्तान का राजदूत मान लो भारत में है, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि भाई भारत और पाकिस्तान का झगड़ा हो गया और पकड़ के हमने क्या किया, उनके पाकिस्तान के राजदूत को पकड़ के दिल्ली में पीट दिया, क्योंकि वो दिल्ली में रहता है मान लो। तो यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ हम उनके राजदूत को नहीं पीट सकते, क्योंकि उनके कूटनीतिज्ञ को यानी उनके राजदूत को कुछ विशेषाधिकार दे रखे हैं। हर एक देश के जो कूटनीतिज्ञ है, राजदूत है, उसको कुछ एक्स्ट्रा अधिकार, विशेषाधिकार दिए होते हैं। अब हम डियर स्टूडेंट यहाँ पढ़ने जा रहे हैं विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। विधियों का समान संरक्षण होगा, यह एक सकारात्मक अवधारणा है। यानी इसमें बताया गया है कि क्या होने से समानता आएगी, और इससे पहले वाले पॉइंट में क्या बताया गया था, विधियों, इससे पहले वाले पॉइंट में ये बताया गया, जो ये था विधि के समक्ष समानता, इसमें तो ये बताया गया था कि क्या क्या ना करने से समानता आएगी। इसमें क्या बता रखा है, इसमें ये बता रखा है यहाँ पर क्या नहीं करने से समानता आएगी। यहाँ क्या बता रखा है, यहाँ बता रखा क्या करने से समानता आएगी। जैसे इसका अर्थ है समान परिस्थितियों, भाई विधियों का समान संरक्षण का अर्थ पता क्या है, इसका अर्थ है समान परिस्थितियां में समान कानून समान रूप से लागू किया जाएगा।
इसको मैं समझाऊंगा आपको, अभी समझ में नहीं आया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लो कि कहीं कोई ऐसा है कि टेस्ट हो रहा है, ठीक है, कुछ विकलांग व्यक्ति होते हैं ना, विकलांग। मान लो एक टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट में हर एक आदमी को 2 घंटे दिए गए, और उस विकलांग व्यक्ति को, जिसको विकलांग कई एंगल, विकलांगता भी कई तरह की होती है। मान लो उसको भाई, उसको सुनता कम है, वो नहीं, उसको देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिर वो लगा लो अंधा है। एक नॉर्मल आदमी को तो 2 घंटे दिए पेपर पूरा करने के लिए, और एक अंधे आदमी को, जो विकलांग है, जिसके पास आंखें नहीं है, उसको मान लो 2.5 घंटे दिए पेपर पूरा करने के लिए। और एक आदमी आकर बोला यार ये तो भेदभाव है, तुम एक आदमी को तो 2.5 घंटा दे रहे हो, एक आदमी को 2 घंटा दे रहे हो। तो मतलब ये कहा गया है कि भाई समान, अब फिर तुमने तो समानता वाली बात छोड़ी ही नहीं। फिर ये कहा जाएगा सरकार के द्वारा समान हालातों में ही समान काम किया जाएगा, समान कानून को लागू किया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लो 2 आदमी है, एक मेल टीचर है, एक फीमेल टीचर, दोनों स्कूल में नौकरी करते हैं। और स्कूल वाले क्या करते हैं, मान लो जो पुरुष है, उस टीचर है, उसको तो थोड़ी ज़्यादा सैलरी देते हैं, और जो महिला टीचर है उसको कम सैलरी देते हैं। तो यहाँ पर ये गलत माना जाएगा, क्योंकि सरकार का कहना यह होता है कि जब दोनों एक ही पद पर हैं तो दोनों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो दोनों को कानून समान तरीके से लागू होना चाहिए, ठीक है। परंतु यहाँ पर बताया गया है, इसका अर्थ है समान परिस्थिति। अगर परिस्थिति समान है तो समान व्यवहार किया जाएगा, पर परिस्थितियां ही अगर समान नहीं है तो समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। समान विधियों का समान संरक्षण होगा। इसका मतलब ये है कि अगर नॉर्मल कंडीशन रही तो समान तरीके से विधियों को लागू भी किया जाएगा, पर अगर परिस्थितियां अगर समान नहीं है तो कानून को भी उसी तरीके से समान तरीके से लागू नहीं किया जाएगा। इसको मैं एक और उदाहरण से बताता हूं। जैसे मान लो तुम्हारी नौकरी लग गई केंद्र सरकार में, एक आदमी की तो ड्यूटी लग गई, मान लो आपकी सेना में नौकरी लग गई, एक आदमी की तो, एक सिपाही की ड्यूटी तो लग गई, मान लो भाई, मान लो अंबाला में लग गई, ठीक है, क्योंकि वहां भी तो छावनी बनी हुई है ना, अंबाला छावनी। और एक सैनिक की ड्यूटी लग गई जम्मू कश्मीर में, और मान लो जिसकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में है उसको 10,000 ज्यादा तनख्वाह दी जा रही है, जिसकी अंबाला में ड्यूटी है उसको मान लो 10,000 कम तनख्वाह दी जा रही है। तो ऐसे में तो कहा जाएगा यार, जब एक ही पद पे हैं तो समान परिस्थितियां हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। न्यायपालिका कहेगी भाई समान परिस्थितियां है कहाँ, तुम अंबाला में हो, तुम्हारी जान को इतना जोखिम थोड़ा है जितना उसकी जान को जोखिम है जो आज बर्फ में दबा रहता है। तो इसलिए समान परिस्थितियां होने पर ही समान कानून को लागू किया जाएगा, विधियों का समान संरक्षण दिया जाएगा, विधियों का समान संरक्षण दिया जाएगा। यानी आनुपातिक समानता स्थापित करता है। बिल्कुल एकदम से ऐसी समानता नहीं है भाई, जैसे भाई कोई भी हो। अब जैसे अब सरकार ने एक टाइप से क्या कर रखा है, सरकार ने कुछ जातियों को आरक्षण दे रखा है, क्यों? ताकि समानता आ सके। कुछ जातियां क्योंकि लंबे समय से पिछड़ी रही, यानी आनुपातिक समानता की यहां बात की गई, अनुपात भी देखा जाएगा। यह अमेरिका संवैधानिक परंपरा की देन है। तो ये वाली बात हमने कहां से ली है? विधियों का समान संरक्षण हमने कहां से लिया है? ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। पर विधि के समक्ष समानता ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और विधियों का समान संरक्षण ये हमने कहां से लिया है? ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब आगे देखना, यहां पर मैंने एक पॉइंट बताया था, आनुपातिक समानता। समानता 2 प्रकार की होती है, एक होती है निरपेक्ष समानता, एक होती है आनुपातिक समानता। निरपेक्ष समानता का अर्थ ये होता है भाई बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जैसे मैं जिद करके बैठ जाऊं, जिस सैनिक की ड्यूटी जम्मू कश्मीर में है और जिसकी अंबाला में ड्यूटी, अरे ड्यूटी चाहे कहीं आए, सैलरी बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होनी चाहिए। और अगर उसको हालात को भी ना देखा जाए, परिस्थितियों को भी ना देखा जाए, बस बिल्कुल जस्ट बराबर कर दिया जाए, तो ये तो हो गया निरपेक्ष समानता। और
अनुपातिक समानता वो होती है जिसमें हम देखते हैं, हालात भी देखते हैं, परिस्थितियां देखते हैं, और परिस्थितियों के अनुपात के अनुसार ही उसका मतलब वहां पर समानता का व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट पढ़े एक बार। न्यायालय ने युक्ति युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत भी न्यायपालिका ने दिया है, और ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। यहां पर देखें, यहां से पढ़ना स्टार्ट करें इसको। न्यायालय के अनुसार समान परिस्थितियों में समान व्यवहार व असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन ऐसा वर्गीकरण हमेशा तार्किक होगा। अरे मतलब जैसे मैंने बताया कि हालातों को देखकर उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि जिस सैनिक की ड्यूटी, मान लो उदाहरण से समझा रहा हूं, जिस सैनिक की ड्यूटी अंबाला में है, मान लो उसको तो मिलते हैं 50,000 या 60,000 रुपये सैलरी, और जिसकी जम्मू कश्मीर में ड्यूटी आ गई, मान लो उसको सरकार सैलरी देने लग जाए 50 लाख महीना, और फिर कहे कि कोई कहे वो सैनिक जिसकी अंबाला में ड्यूटी है वो कहेगा ये क्या मतलब हो गया, उसको इतनी ज़्यादा सैलरी, और सरकार कहे कि नहीं भैया ये जैसी परिस्थितियां होंगी समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। अब तुम्हारी परिस्थिति बिल्कुल अलग है, तुम अंबाला में नौकरी कर रहे हो, वो जम्मू कश्मीर में बहुत टफ सर्कमस्टांसिस में नौकरी कर रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा सैलरी दी जा रही है। अरे पर ज़्यादा वो बोलेगा सैनिक यार ज़्यादा सैलरी तो देना ठीक है, पर इतनी ज़्यादा ये क्या उचित है, इतना ज्यादा भेदभाव। तो न्यायपालिका ये कहती है ठीक है, तुम यहाँ पर ये बताई गई है यानी असमान परिस्थितियां होंगी तो तुम असमान व्यवहार करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर असमान व्यवहार करने का भी तो एक तरीका होना चाहिए, वो भी तो दिमाग से ही करोगे या बेतुक्का कुछ भी कर दोगे, कदम उठा दोगे, मूर्खता वाला निर्णय थोड़ा ही ले दोगे। समझ में आया? तो अब यही पॉइंट बताया गया, न्यायपालिका ने कहा कि ये वर्गीकरण जो होगा वो युक्ति युक्त होगा, रीजनेबल होगा, पूरी रीजनिंग न्यायपालिका लगाएगी, उसके आधार पर फैसला लेगी। न्यायालय के अनुसार निम्न परिस्थितियों में विभेद को न्यायालय के अनुसार निम्न परिस्थितियों में विभेद को युक्ति युक्त माना जाएगा। जैसे महिलाओं को, बच्चों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, यानी महिलाओं को कई बार अलग से आरक्षण दे रखा होता है। जैसे आपने देखा होगा जब फार्म भरे जाते हैं तो लड़के की फीस ज़्यादा लगती है, किसी भी नौकरी के लिए जब फार्म भरते हैं, और लड़के की ज़्यादा फीस लगती है और लड़कियों की कई बार माफ़ कर रखी होती है, और तो हम जाकर कहने लगे ये तो भेदभाव हो गया भाई। तो सरकार कहेगी, न्यायपालिका कहेगी यार हमने ये युक्ति युक्त फैसला, रीजनेबल फैसला लिया है, ठीक है ना, क्योंकि महिलाओं का लंबे समय से शोषण होता आया है तो उनको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट सोच समझ के दे रखे हैं। बच्चों को कई बार एक्स्ट्रा छूट दे दी जाती है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी ये होगी, एससी कैटेगरी ये होगी, एसटी कैटेगरी इनको भी ये हो गया, ओबीसी इनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर दिए गए हैं तो ये सब तार्किक है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये हम नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पर कानून के समक्ष समानता वाली बात लागू नहीं हो पा रही है या विधियों का समान संरक्षण वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लागू नहीं हो पा रहा है, ये कहना गलत हो जाएगा। भौगोलिक आधार पर सेवाओं में भेदभाव युक्ति युक्त माना जा सकता है, वही आ गया भौगोलिक अवधारणा वाला। भौगोलिक आधार पे जैसे इसकी यहाँ ड्यूटी है, उसकी वहाँ ड्यूटी है, वहाँ का भूगोल अलग है, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, वहाँ तापमान अलग है, ये भी ठीक है। और ये भी कारण हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कोई एरिया है यहाँ पर इस एरिया के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, और अगर यहाँ की राज्य सरकार अगर ये फैसला कर दे कि इस राज्य में जब कोई नौकरियाँ निकलेंगी तो वो यहाँ के लोगों को ही नौकरी पे रखेगा, बाकियों को नहीं रखेगा, तो अगर ऐसा भी किया जा रहा है तो ये नहीं कहेंगे ये भेदभाव है भाई, ये कहेंगे ये रीजनेबल है, ठीक है ना, युक्ति युक्त है। आर्थिक आधार पर कराधान में अलग अलग प्रारूप सही माने जा सकते हैं। जैसे मान लो ये कहा जाए कि भाई जो आदमी
5 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर रहा है उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और जो 5,000 से कम कमाई कर रहा है उसको बिल्कुल उसकी टैक्स रेट बहुत कम होगी। तो ये कई, और ये आदमी कहे 5 करोड़ वाला, ये तो बहुत गलत है यार। इससे टैक्स जो ले रहे हो वो बहुत कम रेट पे ले रहे हो, और इनसे टैक्स तुम बहुत ज़्यादा रेट पे ले रहे हो, ये तो भेदभाव है। नहीं, न्यायपालिका कहेगी नहीं भाई, रीजनेबल है, ज़्यादा कमाने वाला ज़्यादा देगा, कम कमाने वाला कम देगा, ठीक है ना। या आर्थिक आधार पे इस प्रकार का अगर कराधान टैक्सेशन लगाया जा रहा है तो ये गलत नहीं है, इसको युक्ति युक्त माना जाएगा, रीजनेबल माना जाएगा। राज्य के पक्ष में विभेद उचित माना जा सकता है। तो कई बार क्या हो गया कि मान लो किसी प्राइवेट आदमी का और सरकार का अगर झगड़ा हो जाए, और सरकार सबके हित में कोई फैसला लेना चाहती है, तो फिर अगर न्यायपालिका भी सरकार के हित में ही अगर फैसला सुना रही है, और फिर ये कहा जाए ये भेदभाव है, तो वो गलत नहीं माना जाएगा। कई बार राज्य के पक्ष में भी फैसले सुना दिए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सबसे बहुत ज़्यादा डिटेल से आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में, देखो लिखी तो बात आर्टिकल 14 में बस इतनी ही बात है, बस इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग गया है। तो बस इतना याद रखना, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण, ये वाली बात आर्टिकल 14 में दे रखी है, ठीक है ना। कौन सी समानता की बात यहाँ पर की गई है अब आपको समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 14 बिल्कुल बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।